कहानी धरती की, जहां धरती बोलेगी और हम सब सुनेंगे। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको ले जाएगा धरती के सफर पर, जहां विज्ञान के जरिए हम समझेंगे उसके पुराने रहस्य, बदलता स्वभाव और उनसे जुड़ी रोचक जानकारियां। हर एपिसोड में धरती का अतीत, वर्तमान और भविष्य एक आसान और दिलचस्प बातचीत के साथ। तो आइए आपको मिलवाते हैं हमारे अगले एपिसोड के गेस्ट से। डॉक्टर फिरोज, आज पूरे विश्व में जलवायु परिवर्तन की बातें हो रही हैं। कहीं हिमालय में बर्फबारी की घटनाएं बदलती जा रही हैं, बारिश अनियमित हो रही है, कहीं सूखे पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आपका जो शोध है, जो आपने कोर मानसून के क्षेत्रों में शोध किया है, तो क्या इन घटनाओं का कुछ संबंध निकल के आया हमारे मानसून से? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। कोर मानसून जोन से संबंधित। कोर मानसून जोन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जुलाई और अगस्त में जो बारिश होती है उसमें जो वेरिएशन होता है वो ऑल इंडिया समर मानसून रेनफॉल की इंटेंसिटी को बताता है। इसलिए इस क्षेत्र का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात, चूँकि यह रीजन या यह जोन बहुत ही सेंसिटिव होता है भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के लिए, तो यहाँ पर मानसून ज़्यादा अच्छी हुई या कमज़ोर हुई, स्ट्रॉन्ग और वीक फेज़ ऑफ द मानसून, जिसको एक्टिव और ब्रेक स्पेल्स ऑफ द मानसून कहते हैं, उसको जानने का एक अहम क्षेत्र इसको माना जाता है। और इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर हम एक्टिव और ब्रेक स्पेल्स को समझ सकते हैं। दूसरा जो अभी तक अध्ययन हुआ है कोर मानसून जोन से, वो हम लोग को लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम अराउंड 25,000 टू 16,000 तक के रिकॉर्ड को बताता है, जहाँ पर मानसून काफ़ी वीक हुआ है। और इस क्षेत्र में हम लोग कूल और ड्राई क्लाइमेट बोलते हैं, उतना सिवियर नहीं होता है। सिवियर हाई अल्टीट्यूड पर अगर जाते हैं, जैसे हिमालय में जाएंगे जहाँ पर बर्फ़ होती है, वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम के टाइम में कोल्ड और ड्राई होगा। जबकि कोर मानसून जोन, जो सेंट्रल कोर मानसून जोन है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर हम लोग थोड़ा माइल्ड शब्द का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कूल एंड ड्राई। तो लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम तक के रिकॉर्ड को अभी तक जाना जा चुका है, वहाँ तक का रिकॉर्ड अभी तक मिला है टिल प्रेजेंट। मतलब अगर करेंट वार्म पीरियड की ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करें तो करेंट वार्म पीरियड तक का ही रिकॉर्ड मिला है। और इसमें जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंजेस मिले हैं उसमें बोलिंग एली रोड, यंगर ड्रायर्स, होलोसिन क्लाइमेटिक ऑप्टिमम, रोमन वार्म पीरियड, ड्राई डार्क एजेस कोल्ड पीरियड, मेडिएवल क्लाइमेट एनोमली, लिटिल आइस एज एंड करेंट वार्म पीरियड, ये सब मिले हैं। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि रोमन वार्म पीरियड है, उसको हम लोग कहते हैं गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है, जहाँ पर मौर्य वंश का शासन था और यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जीते थे, उनका व्यापार बहुत अच्छा था। चूँकि मानसून बहुत अच्छा था, इंडियन समर मानसून वाज ए स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग दोज पीरियड्स, तो बहुत अच्छी खेती होती थी और व्यापार दूर तक फैला था। इवन जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जो अफ़गानिस्तान और आगे तक फैला था, उससे भी आगे तक व्यापार होता था। इसलिए उस समय को, उस कालखंड को हम लोग गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहते हैं। दूसरी बात आपने कही कि ये फ्यूचर क्लाइमेटिक इंटरप्रिटेशन के लिए कितना हेल्पफुल है, या क्लाइमेटिक मॉडलिंग में ये हेल्पफुल होता है, ये सारे जो अध्ययन है, और इसको फ्यूचर क्लाइमेटिक साइमुलेशन कह सकते हैं, सो दैट साउंड साइंटिफिकली साउंड पॉलिसी प्लानिंग कैन बी मेड स्पेशली फॉर द रिलेवेंस ऑफ द सोसाइटी। डॉक्टर फिरोज, आज भारत के मानसून की अनिश्चितता शहर और गांव में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ऐसे में आपका शोध, क्योंकि आप अतीत के अध्ययन करते हैं, हज़ारों वर्षों के जो इतिहास का आपने अध्ययन किया है और उसको आपने मानसून के साथ जोड़ा है, तो ऐसे में जो आपके अध्ययन हैं, अतीत के जो मानसून के अध्ययन हैं, वो क्या वर्तमान और भविष्य के मानसून में जो अनिश्चितताएं हो रही हैं, जो अनिश्चित मानसून हो रहा है आज का या जो आने वाले कल का,
उसके लिए कुछ अगर नीतियाँ बनाई जा रही हैं, उसमें कोई आपका ये शोध मददगार हो सकता है क्या? जी बिल्कुल। जैसा कि हम आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के 75 से 80% लोग अपनी आजीविका के लिए मानसून पर ही और कृषि पर ही निर्भर हैं। और कृषि जो है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में पूरी तरह मानसून पर डिपेंडेंट है। इतना संसाधन आम लोगों तक मुहैया नहीं है या उनको प्राप्त नहीं है जो वो अपने स्तर से पानी की व्यवस्था कर सके और खेती कर सके। तो मानसून डिपेंडेंट एग्रीकल्चर सिस्टम है हमारा। तो ऐसे समय में और ऐसे परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोग मानसून की वेरिएबिलिटी को अच्छी तरह समझ सकते हैं या समझने की चेष्टा करते हैं तो आगे मानसून कैसे बिहेव करेगा, कैसे उसका रूप बदलेगा, कैसे वो उसकी परिवर्तनशीलता को देखा जा सकता है। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण शोध कार्य है जो कि पैलियो क्लाइमेटिक स्टडी का कार्य हमारे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज में हो रहा है और इसमें हम लोग बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। इसमें हम लोग ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कोई एब्रप्ट क्लाइमेटिक चेंजेस लाइक 8.2 या 4.2 के इवेंट है जिसका सोसाइटल रेलेवेंस भी होता है। और जहाँ तक फ्यूचर क्लाइमेटिक सिमुलेशन की बात करें तो ये भी हमारे रिसर्च का एक अहम मुद्दा है जो कि IPCC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो रिपोर्ट तैयार करती है और उसी रिपोर्ट के बेसिस पर ये देखा जाता है कि आगे आने वाले समय में तापमान कितना बढ़ेगा या सी लेवल कितना राइज होगा और जलवायु का एक तरह से स्वरूप कैसा रहेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है न सिर्फ हमारे किसानों के लिए बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए, उनकी खुशहाली के लिए। और हम लोग ये जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में क्लाइमेट मॉडलिंग का काम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी पुणे, IIT दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस देवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज और केरल में भी एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी हो रहा है और विदेशों में जर्मनी में है मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट में। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है और ये एक अच्छा निष्कर्ष देता है न सिर्फ पॉलिसी प्लानिंग के लिए बल्कि ऑफ कोर्स साइंटिफिकली साउंड पॉलिसी प्लानिंग के लिए बल्कि आम लोगों की खुशहाली के लिए एक सोशियो इकोनॉमिक बेटर सोशियो इकोनॉमी ऑफ दिस डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, एक भारतवर्ष में के खुशहाली के लिए ये कैसे सहायक है। और डॉक्टर फिरोज़, आपने एक बहुत ही रोचक शोध किए हैं जिसमें आपने जलवायु परिवर्तन और मानव सभ्यताओं दोनों को जोड़कर अपना शोध किया है। तो उसमें जो परिणाम निकल कर आए तो क्या वो ये बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन हड़प्पा जैसी सभ्यताओं में कुछ जिम्मेदार रहा या इन सभ्यताओं में, इनके परिवर्तन में आर्थिक, सामाजिक और जो हमारी इकोलॉजिकल या पर्यावरणीय घटनाएं थीं वो जिम्मेदार रहीं? जी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ जलवायु परिवर्तन ही एक कारण है। बहुत सारी अवधारणाएं हैं, हाइपोथेसिस हैं और बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जो कि इतिहासकार, हिस्टोरियंस, क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट, क्वाटनरी साइंटिस्ट, मेटेरोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोबॉटनिस्ट, ये सब मिलकर एक आप कह सकते हैं कि ये विषय इट इज़ ए बोन ऑफ कंटेंशन अमॉन्ग ऑल दीज रिसर्चर्स। तो ऐसे में जो अवधारणाएं दी गई हैं उसमें पहली हैं कि आर्यन इन्वेजन था, फॉरेन इन्वेजन या आर्यन इन्वेजन मुख्य रूप से कहा जाता है, या सोसाइटल अपहीवल आप कह सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण और कारक बताया जाता है, फैक्टर्स जो कि हड़प्पा संस्कृति के माइग्रेशन के लिए विलुप्त नहीं कहेंगे तो उसके लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो है कि ड्राइंग ऑफ द घग्गर हकरा रिवर सिस्टम, कि वो घग्गर हकरा रिवर सिस्टम वो सूख गया था। तो ये जो सभ्यता ये जो रही है
ये धीरे धीरे गंगा यमुना इंटरफ्लू जो दोआब रीजन है, जहाँ पर भूमि काफ़ी उपजाऊ थी और उनको कृषि के लिए, जाहिर सी बात है गंगा और यमुना में पानी की कमी नहीं थी तो, या नहीं है, तो एक उपजाऊ भूमि मिली तो वो लोग कृषि किए और खेती किए और वो खुशहाल बने रहे। तो हम ये बात कर रहे थे कि इस हाइपोथेसिस को रिवर कल्चर हाइपोथेसिस कहा जाता है, जबकि जो हम लोग क्लाइमेट चेंज बोलते हैं उसको क्लाइमेट कल्चर हाइपोथेसिस बोलते हैं। उसके अलावा भी हम लोग बोलते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ द क्रॉप पैटर्न भी एक कारण माना जाता है, एक परिधारणा है ऐसी। तो ऐसे में ये कहना बेहतर होगा कि रेदर देन इम्प्लिकेटिंग वन स्पेसिफिक कॉज लाइक द क्लाइमेट चेंज एट द 4.2 के इवेंट, जो 4.2 का है, 4.6 to 3.9 के BP, सिर्फ इसी को माना जाए ये ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो the compounding of the many in a feedback loop could in fact better explain the supposed fall or migration of the Harappan Valley civilization। तो इसमें सभी फैक्टर्स को, सभी हाइपोथेसिस को मिलाकर ऐसा बोला जा सकता है। और इसमें आपने एक बात और कही कि ह्यूमन इंड्यूस्ड जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है, जिसमें खासकर सॉइल डिग्रेडेशन की बात होती है, उसको भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। तो सारे फैक्टर, सारे हाइपोथेसिस भी शामिल रही होंगी हड़प्पा संस्कृति के माइग्रेशन के लिए। यहाँ पर कोलैप्स कहना या फॉल या डिक्लाइन करना थोड़ा सा ज़्यादती हो जाएगा, क्योंकि वही सभ्यता गंगा यमुना इंटरफ्लू रीजन में वो माइग्रेट की थी। हिमालय से मॉनसून तक धरती के अतीत में छिपा भारत के भविष्य का विज्ञान, इस चर्चा को आप सुन सकते हैं डॉक्टर मोहम्मद फिरोज कमर के साथ इस मंगलवार दोपहर 3 बजे केवल रेडियो KGMU गूंज पर। तो ये थी एक झलक, लेकिन असली बातचीत अभी बाकी है। अगर आप इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज पर।